जस्ट टू गिव अ नंबर, एक एजेंसी का सालाना टर्नओवर कितना आ जाता है? मेरी एजेंसी CR एवरी मंथ रेवेन्यू क्लोज कर रही है। लास्ट ईयर हमने करोड़ क्रॉस किया था, इस बार भी हम उससे ऊपर जाने वाले हैं। गौरव तनेजा की बात करते हैं, शार्क टैंक में काफी सारे शार्क ने बोला कि भाई एक कंटेंट क्रिएटर बिजनेस नहीं बना सकता। वो एंगल मेरे को बहुत गलत लगा। टैग बनर इतना अच्छा कंटेंट के साथ साथ अपने बिजनेस बिल्ड कर रहा है। उसने लेयर्स बनाया, ओवरलेज बनाया, अपना वॉच का नया सेगमेंट लॉन्च किया। मैंने लिटरली ऐसी कंपनी पहली बार देखी होगी, मर्सिडीज हैंग करके लटकाई हुई है जस्ट टू शो ऑफ। उसके अंदर थिएटर है, जिम है, पूल है, जो करना है करो भाई। मेरे ऑफिस में एक पॉलिसी है कि हम लीव पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ कोई टाइमिंग का डिफरेंस है कि 9 to 5 आना है, तो 12 बजे आना है, 4 बजे जाना है, जाओ भाई। तू जॉब अगर करना भी चाह रहा है ना तो सिर्फ जॉब कर। अगर नहीं कर रहा तो तू कंटेंट क्रिएशन में 100 के फॉलोअर कर लेगा ना, मैं तेरे को एवरी मंथ लाख से 2 लाख रुपए का रेवेन्यू दे सकता हूँ। एक नंबर भाई। हाय दीपक, हाय, शुड आई कॉल यू CA दीपक? भाई भाई बोलो यार। और थोड़ा इन डेप्थ में जाएंगे इन चीज़ों के। मैं इस सेगमेंट का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। ये पूरी जर्नी इसलिए ही हम लोग बना रहे हैं ताकि यंगस्टर्स थोड़ा इंस्पायर हो सकें ऐसे ओवर अचीवर्स से, जिन्होंने लाइफ में कुछ तो क्रेजी किया, ऐसा कुछ तो फोड़ा है। ठीक है, तो उस एंटायर जर्नी को हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे डिफरेंट फॉर्मेट्स, और हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा कंटेंट क्रिएशन का साइड ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर कर सकें, एज वेल एज उसको एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं। तो क्विकली एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं आपका, एंड थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि मान लो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो कैसे आप मुझे एज एन एजेंसी ओनर एंड प्रॉब्ली एज अ कंटेंट क्रिएटर खुद को पिच करोगे? तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। यार डेफिनेटली, मतलब मैं लिटरली बोलूँ तो मेरी कंपनी में अभी जो मैं एम्प्लॉयज़ भी हायर करता हूँ, तो वो जेनजीज़ ही रखता हूँ मैं। आई डोंट नो कि या उनके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा है या क्या सीन है, बट सोशल मीडिया के बारे में आई थिंक उनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा। तो मेरा पॉइंट है कि जैसे आपने बोला कि बहुत सारे न्यू जेनजीज़ आ रहे हैं अभी कंटेंट क्रिएशन के अंदर। तो ये जब मैं उनको, मेरी एजेंसी में कोई क्रिएटर अप्लाई करता है कि मुझे डीजी के साथ काम करना है, तो मेरा पॉइंट है कि यार मैं देखता हूँ बंदे के अंदर कुछ क्रिएटिव है या नहीं है। मतलब उसकी, मेरा एक पहला फ़िल्टर होता है कि मुझे देखना होता है कि बंदा फ्यूचर में क्या सोच रहा है, कंटेंट को सीरियस ले रहा है या सिर्फ़ साइड हसल के लिए कर रहा है। एक वो देखने से समझ आ जाता है कि बंदा जॉब भी कर रहा है, उसके साथ-साथ कंटेंट भी बना रहा है। भाई अगर पोटेंशियल है, इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल अभी 10 साल भी नहीं जाने वाला, मतलब 10 साल भी ऐसा है कि इंडस्ट्री कोई हिलाने वाला नहीं है। तो मैं उनको पहला जो मेरा एक ग्रोथ कॉल होता है उनके साथ में, या पहली मीटिंग होती है, उसमें मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई आप जो भी नीश में एक्सपर्ट हो ना, वो नीश पकड़ के रखो। आप, अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी फाइनेंस क्रिएटर को देख के फाइनेंस पकड़ लिया, नहीं, हो सकता है आप 3 महीने बाद फाइनेंस से आपके पास कंटेंट ना बचे। आपको वो नीश पहले चूज़ करनी पड़ेगी कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो। तो मैं वो देखता हूँ कि बंदे ने सिर्फ़ किसी के देखने से कंटेंट बना रहा है या अपना कोई नीश फाइंड किया हुआ है, ठीक है? मेरा पहला फ़िल्टर वो होता है। दूसरा, मैं देखता हूँ कि बंदे में मनी माइंडसेट है, वो इसके बारे में ये सोचता है कि मैं इसको कैसे मोनेटाइज़ कर सकता हूँ। मैं बाद में अगर यहाँ से कंटेंट बना के अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर लूँ या अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर लेता हूँ। उसके साथ-साथ अगर मैं इसको आगे मोनेटाइज़ कर पाऊँ, जैसे अभी गौरव तनेजा की बात करते हैं, तो गौरव तनेजा ने, मैं उसकी जर्नी को तब से फ़ॉलो कर रहा हूँ जब वो एक एक पायलट था। उसमें पायलट बना, उसके बाद उसने फिटनेस का चैनल था फिटनेस उनका। का चैनल था, यस, वो यस। जिमिंग एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर वो, उसने पायलट की जॉब छोड़ी, फिर वो फैमिली व्लॉग्स करने लगा। फैमिली व्लॉग्स के साथ-साथ फिर वो, उसने भाई वो क्लेट का एग्ज़ाम अब दिया जिसके लिए बच्चे एफर्ट्स मारते हैं भाई, वो लॉ वाला जो दिल्ली में होता है। तो वो किया, उसके बाद फिर उसने अपनी 2 कंपनीज़ बनाई हैं। जो अभी बीस्ट लाइफ कंपनी बनाई है, देन उसके बाद वो अपनी दूसरी कंपनी चला रहा है जिसमें वो घी का करता है। अभी मैं शार्क टैंक में उसका एक कंटेंट जो चल रहा था वो सुन रहा था कि शार्क टैंक में काफ़ी सारे शार्क ने बोला कि भाई एक कंटेंट क्रिएटर को अगर लगेगा कि उसने इसमें कुछ नहीं बनाया तो वो छोड़ के अपना कंटेंट बनाने लग जाएगा। भाई कंटेंट क्रिएटर बिज़नेस नहीं बना सकता। वो एंगल मेरे को बहुत गलत लगा। आई थिंक मैं सिर्फ़ गौरव तनेजा नहीं, मैं ऐसे कितने क्रिएटर्स गिनवा दूँगा। मेरे पास अभी टैग बनर है, मतलब टैग बनर इतना अच्छा कंटेंट के साथ-साथ अपने बिज़नेस बिल्ड कर रहा है। उसने लेयर्स बनाया, ओवरलेज़ बनाया, उसके बाद अभी अपना वॉच का एक नया सेगमेंट लॉन्च किया। अभी मैं पारुल गुलाटी की बात करूँ तो निस हेयर, क्रेज़ी, मतलब उस बंदी ने लाइफ़स्टाइल में कंटेंट स्टार्ट किया। उसने जो चीज़ें अपनी लाइफ़ में यूज़ करना स्टार्ट किया, साथ-साथ उनको अपनी ऑडियंस को सही वे में प्रेज़ेंट किया। उसको लगा कि इसमें मैं अपनी ऑडियंस को और बेटर चीज़ प्रोवाइड कर सकती हूँ। उसने खुद का अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो क्रेज़ी कर रही है भाई। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कंटेंट इंडस्ट्री अभी बहुत बड़ी बनने वाली है। आई थिंक अगर नंबर्स की बात करूँ तो 2025 के एंड तक हम ये 22
100 करोड़ की कंपनी मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है 20 टू 100 करोड़ की होने वाली है। इट्स अ क्रेजी नंबर बिकॉज़ ये 3 से 4 साल हुए हैं अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को। अगर हम यूट्यूब इंडस्ट्री की बात करें तो 10,000 करोड़ की तो 2021 में थी। तो मेरा इस इंडस्ट्री में आने का रीज़न भी यही था। मेरी वाइफ़ कंटेंट क्रिएशन करती थी 2020 में एंड मैं उस टाइम अपनी प्रैक्टिस कर रहा था सीए की। तो जब ये चीज़ समझ आई कि यार इसमें पैसा है, हमें कंटेंट का पैसा मिलता था ₹100 और ब्रांड से चार्ज हो रहा था ऑलमोस्ट उसका डबल और ट्रिपल बट हमारे पास तक वो 20% अमाउंट आ रहा था, 80% बीच में एजेंसीज़ खा जा रही थी। तो ये जो गैप था ना, ये गैप मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया। फिर जो नेहा का ब्रदर है प्रशांत, उसने डीजीवीएसएल स्टार्ट किया। मैंने 2022 में उसको जॉइन किया एज़ ए को-फाउंडर। हम दोनों ने साथ में मिलके एक विज़न देखा था कि हम इसको ये जो 80-20 का रेशियो है ना, जो 80% एजेंसीज़ ले रही थी, 20% क्रिएटर को जा रहा है, उसको उल्टा करना है। क्रिएटर को 80 जाना चाहिए, 20% एजेंसीज़ को जाना चाहिए। तो ये गैप जब फिल किया, हमने डायरेक्टली ब्रांड्स को रीच करना स्टार्ट किया कि यार ब्रांड्स को ये समझ आ जाए कि अगर उनको एक क्रिएटर ₹100 में मिल सकता है, तो 400 में क्यों लेना है? तो जो ब्रेक किया हमने चेन 4 एजेंसीज़ बीच में थी, हमने डायरेक्टली ब्रांड्स को रीच करना स्टार्ट किया। क्रिएटर्स को डायरेक्टली ब्रांड्स को स्ट्रैटेजी के साथ डिलीवर किया कि ये क्रिएटर है जिसकी ऑडियंस से आपके कस्टमर को आप अपने कस्टमर तक पहुँच सकते हो। अगर एक फिनटेक ब्रांड है तो मैं उसको फाइनेंस के क्रिएटर ही सेल कर सकता हूँ। मैं उनको एंटरटेनमेंट या डिफरेंट नहीं। तो ये गैप और था कि पहले एजेंसीज़ क्या कर रही थी, बड़े-बड़े क्रिएटर्स को पिच कर देती थी अननेसेसरी जिनकी ऑडियंस भी ब्रांड की ऑडियंस से नहीं मैच हो रही थी। तो ये भी एक गैप था जिसकी वजह से आई थिंक हमारी यूएसपी ये है कि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ-साथ स्ट्रैटेजी के साथ मार्केटिंग करते हैं। तो हमारी ये यूएसपी है जिसके साथ हम आज भी ब्रांड्स के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक मैं नई जो भी जनरेशन है उनको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसमें आना चाह रहे हो तो इसको एक एज़ ए स्टार्टअप की तरह आप लो, कि आप यहाँ पे इसको एक ही मानो कि आपने 100% इसको दे दिया है। अगर भाई इसमें मैं फेल हो गया ना तो मैं कुछ और नहीं कर पाऊँगा। तो आप इसमें बहुत कुछ कर लोगे। मैंने ऐसे क्रिएटर्स की जर्नी देखी है ब्रो जो 0 से मैंने उनको 1 मिलियन 2 मिलियन तक लेके गया हूँ। एंड आई एम हैप्पी कि वो उस टाइम जॉब कर रहे थे। उन्होंने मेरे को बहुत बार ऐसा हुआ कि यार ब्रो मेरे 500 के हो गए, मैं जॉब छोड़ देता हूँ। तो शुरू में मेरे को बहुत डर लगता था कि यार मैं किसी को बोल दूँ तू जॉब छोड़ दे और ब्रो तेरा नेक्स्ट मंथ में अगर डील नहीं आई तो तू मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। भाई कि मेरी डील नहीं आई, मेरा मेरा ईएमआई जाना, मेरा ये जाना। बट ये 2 साल से मैंने इतना चेंज देखा है, मैं बोलता हूँ भाई तू जॉब अगर करना भी चाह रहा है ना तो सिर्फ जॉब कर। अगर नहीं कर रहा तो तू कंटेंट क्रिएशन में आ, मैं तेरे को जॉब से ज़्यादा पैसा दूँगा। अगर तू आज एक बीकॉम या एमबीए करके 40,000 की अगर तू इनकम अर्न कर रहा है ना मंथली, अगर तेरे को इतना आ रहा है, ठीक है? अगर तू 100 के फॉलोवर कर लेगा ना, मैं तेरे को एवरी मंथ लाख से 2 लाख रुपए का रेवेन्यू दे सकता हूँ। बट तेरे को अपना 100% एनर्जी देना पड़ेगा कंटेंट में। एंड दिस इज़ द वे कि आप मैं न्यू एज जो जेन ज़ीज़ हैं उनको बोलता हूँ कि आप आओ। ये इंडस्ट्री ट्रेडिशनल मीडिया को बहुत पहले खत्म कर चुकी है। आज की डेट में हर एजेंसीज़, हर ब्रांड के पास में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक पर्टिकुलर बजट होता है, जिसमें हर बार 10% 20% इंक्रीमेंट होता है कि अगर हमने लास्ट मंथ अगर 30% इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को दिया है तो अगले मंथ हम 40% दे रहे हैं। तो ये चेंज दिख रहा है बिकॉज़ ब्रांड को भी समझ आ गया कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, या न्यू एज जो जेन ज़ीज़ हैं वो कितने क्रिएटिव हैं, कितनी क्रिएटिविटी के साथ हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ब्रांड में इतना इनकम भी आ रहा है। तो ये आई थिंक रेवेन्यू स्केल भी कर रहा है जिसकी वजह से या अगर हम लोग मान लो अभी रेवेन्यू के डिस्कशन पे हैं, तो जस्ट टू गिव अ नंबर कि एक एजेंसी का सालाना टर्नओवर कितना आ जाता है? यार बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। मेरे से पहले भी बहुत एजेंसीज़ थी और मेरी एजेंसी भी जब से आई, तो अगर मैं अपनी एजेंसी की बात कर सकता हूँ, मुझे दूसरी एजेंसीज़ का इतना नहीं पता या मैं अपने कॉम्पिटिशन के बारे में बता सकता हूँ। बट मेरी एजेंसी अभी भी 2 से 3 सीआर एवरी मंथ रेवेन्यू क्लोज़ कर रही है। हुँ। एंड आई थिंक हम लास्ट ईयर हमने 30 करोड़ का क्रॉस किया था। इस बार भी हम उससे ऊपर जाने वाले हैं बिकॉज़ हमारा इतना रेवेन्यू एवरी मंथ जा रहा है। एंड आई थिंक कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो बहुत बड़ी-बड़ी एजेंसी है जो प्रोडक्शन शूट्स में भी आ गई हैं, जो एड रेवेन्यू में भी आ गई हैं, जो एड परफॉर्म करती हैं, तो उनका रेवेन्यू 100 करोड़ से 200 करोड़, मतलब ये इंडस्ट्री अभी 100 से 1000 करोड़ जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एजेंसी एंगल से भी बोलूँ तो ये 1000 करोड़ कब हो जाएगा, नेक्स्ट 1 ईयर में, 2 ईयर में, बहुत क्विकली ये इंडस्ट्री आगे ग्रो करने वाली है। अगर मान लो ये आपने बोला कि 30 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, उसमें से नेट प्रॉफिट कितना आ गया था? मैं आपको इसका मैट्रिक्स समझाता हूँ कि अभी मैंने आपको बोला था कि पहले रेशियो 80-20 था। एजेंसीज़ 80% खा रही थी, 20% हुँ। क्रिएटर को ज़्यादा, क्योंकि क्रिएटर को उस टाइम समझ नहीं थी। बट जब हमने एजेंसी स्टार्ट करी, हमारे टाइम और भी एजेंसीज़ आई, तो ये रेशियो ऐसा हुआ कि अगर हमें ब्रांड से ₹100 मिलता है, तो उसमें से ₹80 क्रिएटर को जाता है, ₹20
एजेंसी को जाता है हम्म, एंड हमारा ब्रांड से 10% होता है एजेंसी फीस। तो अगर हमारी रेवेन्यू देखी जाए तो 20 और प्लस 10 यानी 30% हमारा जो होता है वो जीपी होता है। उसमें से फिर हमारी टीम की सैलरी, रेंट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, तो हमारा रेवेन्यू देखा जाए तो हमारा जो पैट होता है वो अप्रॉक्स 15 टू 18% के आसपास निकल के आता नाइस, क्रेजी, है। क्रेजी। या इस एजेंसी जर्नी के पहले यू वर आल्सो इनटू सीए, या राइट? या वो जॉब आपने क्यों छोड़ी, या वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जब यू डिसाइडेड कि अब भाई कंटेंट क्रिएशन करना है या मुझे एजेंसी बनानी है और उस चीज को ग्रो करना है? यार पता नहीं मेरे जैसा कोई पागल होगा या नहीं होगा बिकॉज मैं 2016 में मैंने सीए क्वालिफाई किया एंड जब मेरी जॉब लगी तो मेरे को एक क्लाइंट अलॉट हुआ, इबिक्स करके एक क्लाइंट है। मैं उसकी ऑलमोस्ट 12 से 13 कंपनी थी जिनकी ऑडिट मैं देखता था। पहले तो इतना क्रेजी था यार वो बंदा, मतलब इट्स अ गाय रॉबिन रैना, मतलब जो उसका सीईओ थे। तो जब मैं उनकी कंपनी में एंटर किया ना, मतलब मैंने लिटरली ऐसी कंपनी पहली बार देखी होगी कि यार एक मर्सिडीज गाड़ी है जो हैंग करके लटकाई हुई है जस्ट टू यार शो ऑफ, मतलब वो क्रेजी फैन उनके था। ऑफिस के उनके अंदर? ऑफिस के अंदर मर्सिडीज गाड़ी ऐसे हैंग करके लटकी हुई है। हम्म। तो क्रेजी, मतलब मैं मतलब यार ऐसा ऑफिस, मतलब उसके अंदर थिएटर है, जिम है, पूल है कंपनी के अंदर, मतलब सब कुछ, मतलब आप जाओ तो आपको जिम करना है, आपको मूवी देखनी है, आपको जो करना है करो भाई। वहीं रह लो आप, हाँ, मतलब मतलब ऐसा? मेरे लिए वो क्रिएटिव वाली चीज़ ना वहाँ से कहीं न कहीं आई कि यार भाई मेरे को अगर कभी कुछ करना होगा तो मैं ऐसा करूँगा यार। मतलब जहाँ पे ना एम्प्लॉयी को लगे ही नहीं कि वो एम्प्लॉयी है। तो मुझे एक छोटी-सी इंस्पिरेशन वहाँ से मिली कि यार ये बंदे ने कुछ तो उखाड़ा है यार एंड डूइंग ग्रेट यार, मतलब मैं उससे इंस्पायर हुआ। अच्छा, मुझे उनका एक किस्सा याद है कि आई थिंक उनको कुछ डेलीगेट्स आने थे बाहर से, तो उनको एक वॉल थी उनके ऑफिस के बाहर, मतलब इन ऑफिस में ही थी। तो उन्होंने ऑफिस की वॉल पे अपने फेस का एक कील से अपना फेस बनाया हुआ था और लिटरली उसको देख के ऐसा लगता था यार ये क्या है, मतलब डेलीगेट्स, ही इज रॉबिन रैना, राइट? ओह माय गॉड, मतलब क्रेजी मैन, मतलब उसकी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें देख के लगा कि यार लाइफ जी रहा है बंदा। इवन बहुत अच्छा कर रहे थे यार, उनकी नेस्डेक में कंपनी लिस्टेड है बिग साइंस ही। तो काम भी कर रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। फिर मेरी जर्नी, मैं 3 साल मैंने यहाँ जॉब किया। 2019 में एक ऐसा फेज़ आया कि नेहा और मेरी एंगेजमेंट हुई। तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मैंने और नेहा, नेहा दैट टाइम आईफीएल में वेल्थ मैनेजर थी, आईआईएफएल। तो हमने ऐसे ही साथ में डिसीज़न लिया कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा जॉब, मैं कुछ अपना ही करूँगा। एंड नेहा का भी सेम था यार कि मैं जॉब के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे कुछ अपना ही करना है। वो ऐसा मोमेंट था कि हम दोनों ने जॉब छोड़ी एंड लिटरली सेम डे रेजिग्नेशन डाला। नेहा ने उधर डाला, मैंने इधर डाला और मेरी फैमिली तक को नहीं पता था, नेहा की फैमिली को नहीं पता था कि हम दोनों ने जॉब छोड़ी है। एंड दिस वाज राइट आफ्टर योर मैरिज? नो, बिफोर द मैरिज बिफोर द 1 मैरिज? महीने पहले हम दोनों ने रजिस्ट्रेशन डाला। अभी हमारा खर्चे बढ़ने वाले और अभी आप लोगों ने जॉब मतलब छोड़ दिया? लिटरली मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरी जॉब अच्छी खासी थी, नेहा की जॉब अच्छी खासी थी, बट पता नहीं एक ट्रिगर पॉइंट था कि यार जॉब छोड़ते हैं, कुछ अपना करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे बट अपना करेंगे। तो दोनों ने जॉब छोड़ी, 1 महीने का जो भी नोटिस पीरियड था सर्व किया। 1 महीने बाद शादी हुई, जो भी पैसा था सिंगापुर गए, हनीमून मनाया, पैसा खर्च, घर आए भाई, पहले दिन से बाहर रहने लगे थे। मेरी फैमिली थी जॉइंट फैमिली, बट मैं और नेहा सेपरेट अपना अपार्टमेंट लिया, हम साथ में रहने लगे। जो भी थोड़ा बहुत पैसा था 1-2 महीने चला। एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि यार दोबारा जॉब कर लूँ क्या? मतलब अभी लिटरली मतलब क्या करूँ? लग रहा है कि पैसा नहीं आ रहा है। क्योंकि वो आदत हो जाती है ना हर महीने हाँ, क्रेडिट हर होने महीने की वो पैसा वैसे। आ रहा तो वो नहीं आ रहा। 2 महीने हो गए, चलो शादी-शादी हनीमून पीरियड है भाई, नहीं पता चलता बंदे को। अभी ऐसा हो गया था कि हनीमून पीरियड खत्म हो, भाई पैसा कहाँ से आएगा? फिर मैंने उस टाइम डिसीजन ऐसा लिया कि अब जो हो गया ना अब छोड़, अब करते हैं। अब मैंने प्रैक्टिस से स्टार्ट करी। नेहा ने दैट टाइम कंटेंट स्टार्ट किया था। आई थिंक ये बात है 2020 मिड की। तो नेहा ने कंटेंट स्टार्ट किया, मैंने अपनी प्रैक्टिस से स्टार्ट करी। फिर वो प्रैक्टिस में भी 2 साल हो गए मेरे को करते हुए। नेहा भी काफ़ी हेल्प करती थी उसमें, मैं भी कर रहा हूँ। मैंने एम्प्लॉयी रखे हुए हैं, सीए वाली जो जॉब प्रैक्टिस होती है। क्लाइंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक अभी इंडिया में ऐसा है कि यार नए सीएस के लिए ना क्लाइंट्स एक प्रैक्टिस को बहुत बड़ा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनिशियल फेज में। तो आई थिंक ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा तो मैं जॉब में कर रहा था, लेकिन जॉब में मेरे को सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि अपना अपने लिए करना है। यहाँ ऐसा लग रहा था कम आ रहा है ना, लेकिन भाई मैं साइन कर रहा हूँ ना यार, मेरी साइन की कुछ तो वैल्यू, वहाँ तो मैं जॉब कर रहा था। फिर वो मोमेंट ऐसा है कि यार अब सीए में मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था, मैं ऐसा लग रहा था कि यार और कुछ मिसिंग है यार, कुछ तो मिसिंग है। फिर मैंने नेहा से डिस्कशन किया कि नेहा अगर कंटेंट क्रिएशन में पैसे के अलावा और क्या है? मतलब फेम तो है, बट पैसा क्या बना पाएँगे इसमें हम? और कितना पैसा बना सकते हैं? क्योंकि मैं सीए हूँ भाई, कहीं न कहीं वो पैसे मनी वाली चीज़ मनी आ तो ही आता ही जाती है है भाई, दिमाग में। बनियों के बीच में रहा राइट। हूँ यार, वो ज़्यादातर सीएस थे मेरे फ्रेंड, कि यार पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा यार एक काम करते हैं,
प्रशांत और मैं डिस्कस कर रहे थे जब प्रशांत इनिशियली मैनेज कर रहा था कि प्रशांत अब ऐसा करते हैं कि इसमें और बड़े क्रिएटर्स को हायर करते हैं और क्रिएटर्स लेके आते हैं and इसको बड़े स्केल पे करके देखते हैं। वो एक ऐसा ट्रिगर मोमेंट था ना कि यार वहां से जो चीजें लाइफ चेंज हुई ना, वो बहुत चेंज हो गई है। अभी मैं सीए वाला जो काम था वो मैंने फुल्ली आउटसोर्स कर दिया था। मेरा 99% टाइम अभी डीजी के अंदर जाता है एंड तब से लेके अब तक अब मेरे को ऐसे सेटिस्फेक्शन है कि अब ये जो कर रहा हूँ ना, इसमें ऐसा करना है कि अगर मेरे पास कोई कल को कोई ब्रांड चल के आएगी ना, तो उसको सिर्फ ये बोलना है कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट डिलीवर करके दे, मेरे को ये एड शूट करके दे। अब तू सचिन तेंदुलकर से करा या किसी से भी करा, एक्टर तेरे होंगे, राइटर्स तेरे होंगे, एडिटर्स तेरे होंगे, सब कुछ तेरा होगा, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। तो मेरे को वन स्टॉप सॉल्यूशन बिल्ड करना है। तो ये मेरा एक बिग ड्रीम है डिजिटल के अंदर कि सब कुछ यहाँ पे हो। तो आई थिंक ये जर्नी मेरी सीए से, कंटेंट क्रिएशन से लेके अब डिजिटल में जो एंटरप्रेन्योर है, ये यहाँ तक रही है। एंड आगे भी आई थिंक मैं तो अभी भी अपने कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं, मेरे ऑफिस में कोई कैबिन कल्चर नहीं है। मैं कैबिन में नहीं बैठता हूँ, कोई भी कैबिन में नहीं बैठता है। ऑफिस में एक मीटिंग रूम है, बाकी सबके ऐसे ये स्टाफ वो बने हुए हैं, लेकिन कोई भी बॉस वाला सीन नहीं है। मुझे जाना होता है, मैं प्रत्युष के साथ बैठा हूँ, मैं ओजस्वी के साथ बैठा हूँ, मैं किसी के साथ बैठ के काम कर रहा हूँ। मुझे फील ही नहीं कराना भाई को कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। क्योंकि ये ऐसा क्रिएटिव फील्ड है ना, अगर आप इसमें बाउंडेशंस के साथ काम कराओगे तो आई थिंक आपको फ्यूचर में वो लोग जल्दी से छोड़ के चले जाएँगे, वो आपके साथ नहीं काम करेंगे। मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना, मेरे को इतनी तसल्ली है कि मेरे ऑफिस में बहुत अच्छे से काम चल रहा है। मेरे को शाम को उनको सिर्फ कॉल भी करने की नीड नहीं है, मुझे सारा डेटा सब कुछ ऐसा ऐसा ऑनलाइन किया हुआ है, ऐसा सब कुछ किया हुआ है कि सब कुछ पता चल जाता है वेरी ट्रांसपेरेंट वे। तो आई थिंक ये चीज़ बिल्ड की हुई है। इवन मेरे ऑफिस में एक पॉलिसी है कि हम लीव पॉलिसी नहीं है। हम लोग कोई लीव का पैसा नहीं काटते। आपको 2 लीव, 4 लीव जो चाहिए। हमारे यहाँ कोई टाइमिंग का डिफरेंस ये है कि 9 टू 5 आना है। आपको 1 बजे आना है, 10 बजे जाना है, आपको 12 बजे आना है, 4 बजे जाना है, जाओ। पॉइंट इज़ दैट आप 4 घंटे में कितना क्रिएटिव काम कर रहे हो, वो मेरे लिए मैटर करता है। आप 4 घंटे में कितनी ब्रांड को कितने अच्छे से कैंपेन एग्जीक्यूट करा रहे हो, वो मेरे लिए मैटर करता है। हम लोग 9 टू 5 वाला कल्चर रखना भी नहीं चाहते। हमारे यहाँ मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में काम होता है, सैटरडे संडे वो घर पे रहते हैं। काम करो, व्हाट्सएप पे करो, लैपटॉप से करो, नहीं करो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट ये है कि क्लाइंट की तरफ से हमेशा ओके आना चाहिए कि यार डिजिटल की तरफ से एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट डिलीवरी अच्छी है, वीडियोज़ क्वालिटी अच्छी है, मेरे लिए ये मैटर करता है। आई थिंक यही चीज़ है कि जो भी एम्प्लॉयी मैंने आज तक हायर करे हैं, एक सिंगल एम्प्लॉयी नहीं है जो मेरे यहाँ से छोड़ के गया है। 3 साल हो गए हैं, एक सिंगल एम्प्लॉयी नहीं है जो मेरे यहाँ से छोड़ के गया है। आई थिंक नए फाउंडर्स के लिए भी बहुत सारे अच्छे इनसाइट्स हैं कि राइट, शायद इन चीज़ों को अपने कल्चर में इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि वो कल्चर वैसा बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। राइट। राइट। एक क्रिएटर को आप कैसे जज करते हो कि यार इसका इतना वैल्यू है? फॉर एग्जांपल कि अगर एक क्रिएटर का मान लो 100 के फॉलोअर है, राइट? या किसी क्रिएटर का 500 के फॉलोअर है, तो इज इट जस्ट बेस्ड कि तुम्हारा इतना फॉलोअर है तो तुमको इतना मिलेगा, या उनकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है उस पे बेसिस होता है इन चीज़ों का? कैसे डिसाइड करते हो आप? यार डिफरेंट ब्रांड के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। कुछ ब्रांड के लिए होता है कि अगर आप एनआईएसएम रजिस्टर्ड हो, एनआईएसएम इज अ सर्टिफिकेट जिसमें आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या आपको समझ है स्टॉक से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, वो वाली ब्रांड को समझ आता है कि इस बंदे के अगर 100 के फॉलोअर भी है ना, बट अगर ये एनआईएसएम रजिस्टर्ड है तो इसको इतना वैल्यू मिलना चाहिए, तो इतना इसको पैसा मिलना चाहिए। उनके लिए मैटर करता है कि आप कितने ऑथेंटिक हो। हुँ। आप अगर स्टॉक के बारे में बात कर रहे हो, आप अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हो, तो आपने क्या एक्चुअली में कुछ ऐसा किया है? आपने एक्चुअली में क्या कोई सेबी का कोर्स किया है या कुछ ऐसा किया है? तो उनके लिए उस पर्सपेक्टिव से होता है कि आपको 1 लाख फॉलोवर पे आपको 70 टू 80,000 रुपीज़ मिल जाता है, हुँ। ठीक है? एक होता है कि आप ब्रांड को नहीं मतलब है कि आप क्या हो, उनको चाहिए कि सिर्फ मेरी वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आ जाने चाहिए। तो वहाँ पे चलता है सीपीवी एंगल कि अगर आपके 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो मेरे को 0.5 सीपीवी के हिसाब से 50,000 रुपए इस क्रिएटर की वैल्यू डिसाइड सीपीवी थोड़ा-सा ब्रेक डाउन कर देंगे सीपीवी ईज़ी का मतलब करने होता के है लिए? कॉस्ट पर व्यू। अगर हम आपको 50,000 रुपए दे रहे हैं, तो हमें 0.5 के हिसाब से आपको 1 लाख व्यूज़ देने पड़ेंगे। तो वो होता है हुँ। कि 1 सीपीवी का हम आपको 50 पैसे दे रहे हैं, तो हुँ। 50,000 के हिसाब से हमें 1 लाख व्यूज़ चाहिए। तो कुछ ब्रांड का ये होता है कि भाई मेरे को तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेयर कराना है, तो मुझे तो सिर्फ व्यूज़ से मतलब है। तो एक ये होता है, एक कन्वर्जन बेस्ड होता है कि अगर आपका ये है कि मुझे एक वेबिनार को प्रमोट कराना है, तो कुछ होता है कि आप एक पोस्ट बनाओ, आप व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मेरी पोस्ट को डालो और मुझे इस वेबिनार से 200 रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैं आपको इसका पर रजिस्ट्रेशन 500 रुपीज़ दे दूँगा, व्हिच इज़ 1 लाख रुपीज़ फॉर दिस पोस्ट।
तो इस तरह से इंडस्ट्री वर्क करती है। यहाँ पे फॉलोअर बेस पे भी होता है, यहाँ पे कन्वर्जन बेस्ड भी होता है, यहाँ पे सीपीवी बेस्ड भी होता है। तो मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन किया किस तरह का प्राइस चलता है क्रिएटर्स का। बट एक रफली आइडिया लो तो अगर 1 लाख फॉलोवर है तो आपको मंथ में 3 से 4 डील करने का आपको 80,000 के हिसाब से लगाऊँ तो 3.2 लाख का रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। अच्छा दीपक, एक बात बताइए, इस बारे में आपका क्या थॉट है कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एंटरप्रेन्योर्स बनना आसान है या नहीं है? क्योंकि उनके पास पहले से एक डिस्ट्रीब्यूशन बनी रहती है कि मेरे पास फॉलोअर बेस है, मैं कुछ भी बनाऊँगा या कुछ भी सेल करूँगा, तो वो तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे या बाय इन कर लेंगे। क्या थॉट है आपका इस पे? यार आई थिंक अगर मैं कंटेंट क्रिएटर्स की जर्नी तब से देख रहा हूँ, मुझे 4 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैंने बहुत क्रिएटर्स देखे हैं जिन्होंने अपना पेज भी ग्रो किया, कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी अच्छा किया एंड सडनली वो लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। कुछ क्रिएटर ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएशन तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस में बहुत अच्छा कर लूँगा। लेकिन उनकी गलती ये थी कि उन्होंने कोई सीटीओ, कोई सीएमओ, कोई को-फाउंडर नहीं ढूँढा, खुद से करने का ट्राई किया। अब आप एक चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हो, यू आर द क्रिएटिव गाय, आप कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको हो सकता है बिज़नेस माइंडेड इतना अच्छा ना हो। तो बहुत क्रिएटर्स आए जिन्होंने इस तरह की चीज़ें करी एंड 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर उनका बिज़नेस बंद हो गया। बट अगर आप कुछ स्मार्ट कंटेंट क्रिएटर को देखोगे जिन्होंने ये समझा कि मेरे पास मार्केटिंग पावर है, मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, मेरे पास आज बहुत सारे फॉलोअर बेस है, मेरे पास पेइंग ऑडियंस है, लेकिन मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे एक बहुत अच्छे से मेरी वेबसाइट डेवलप कर पाए, यानी मेरे को एक सीटीओ चाहिए या मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे को मेरा ऐसा को फाउंडर हो जो बिजनेस की बहुत अच्छी समझ रखता हो। तो ये चीज़ अब जैसे मैं गौरव तनेजा की बात करूँ तो उसने 2 बिज़नेस ग्रो किए जिसमें उन्होंने अपने को-फाउंडर वो लिए हैं जिनको उस बिज़नेस की ज़्यादा समझ है। बट मेरा ये है कि मैं मार्केटिंग बहुत अच्छी कर पाऊँगा। मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर कर पाऊँगा बिकॉज़ मेरे पास हाई पेइंग ऑडियंस है। क्योंकि ये मेरी ऑडियंस मेरे साथ तब से है जब मैं 4 साल से कंटेंट बना रहा हूँ। ये मैंने कम्युनिटी बिल्ड करी है। अब मुझे इसको कैसे मोनेटाइज़ करना है, उसके लिए प्रोडक्ट मेरा को-फाउंडर अच्छे से बना के देगा, लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँगा कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं आपको खुद से यूज़ करके बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट से आपको ये बेनिफिट होगा। तो आई थिंक मेरी पहली ऑडियंस मेरी वो है जो, तो आई थिंक अगर ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है तो बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। बट अगर आप ऐसा है कि खुद ही कंटेंट भी खुद बनाओगे, बिज़नेस भी खुद बनाओगे तो कहीं न कहीं आपको वो चीज़ बाद में प्रॉब्लम करेगी और फिर वो आप बिज़नेस कहीं न कहीं बंद हो जाते हैं। तो निस हेयर के केस में ऐसा ही है कि उसको काफ़ी अच्छा ग्रो मिल रहा है बिकॉज़ उसको कंटेंट की समझ है, फिर उसके साथ में जो भी उसकी टीम है, वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट भी अच्छे से बना रही है, उसकी टीम बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपको राइट पीपल्स बहुत अच्छे से आइडेंटिफ़ाई करने हैं, आपका को-फाउंडर अच्छा होना चाहिए, आपकी टीम में आपके राइट पीपल्स होने चाहिए जिनको आपके विज़न के साथ मैच होना चाहिए कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा है, तो वो भी आपके शू में रह के काम कर रहे हो। तो आई थिंक ये चीज़ आपको इनिशियली चूज़ कर लेनी चाहिए, तभी आपको बिज़नेस में आना चाहिए एज़ ए कंटेंट क्रिएटर। गौरव तनेजा ने भी शायद शार्क टैंक में बोला था कि या 1 आवर में कुछ 1 करोड़ का 1 रेवेन्यू करोड़ का रिवेन्यू किया है। आ गया था उनका। ओनली जस्ट राइट। वेबसाइट के थ्रू उसमें हुँ, जब ये ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ भी नहीं किया था। तो हुँ। वेबसाइट से अगर 1 करोड़ रुपए की सेल कर रहे हो 1 घंटे के अंदर, आई डोंट थिंक सो कि कोई बड़े-बड़े बिज़नेसमैन भी कर रहे होंगे। तो कहीं न कहीं वो पावर दिखाती है कि सोशल मीडिया से जो भी लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, वो डेफ़िनिटली ऐसे लोग थे जिन्होंने एक्चुअली में गौरव पे भरोसा करके उस प्रोडक्ट को बाय किया है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको अपने को-फाउंडर के साथ मैच करना है। तो इससे समझ ही आता है कि एक कंटेंट क्रिएटर को भले वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा हो, उसको एक बिज़नेस पर्सन के साथ हमेशा लिंक करना चाहिए, लिंक करना चाहिए। तभी वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाएँगे। या लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो कोर्सेज़ बेचने लगते हैं। लाइक हुँ, ऐसे बोलेंगे कि यार मैं तो कंटेंट क्रिएशन करता हूँ इतने साल से, मुझे एक्सपीरियंस है। ₹99 का ये फ्री मास्टर क्लास है, हुँ, इसमें आ जाओ, 3 हुँ, घंटे का मास्टर क्लास होगा हुँ, और मास्टर क्लास के एंड में वो लोग ऐसा कुछ हेवियर कोर्स भेज देंगे, ये 5,000 का कोर्स है या 10,000 का कोर्स है, हुँ, हुँ, ठीक है? इसमें हम लोग और इन डेप्थ जाएँगे। वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा एक ट्रेलर दे दिया और उसके बाद बोले कि मूवी तो भाई यहाँ मिलेगी तुम्हें, हुँ, तो हुँ, उसके लिए यहाँ पे तुम्हें इतने पैसे हुँ। भरने पड़ेंगे। क्या थॉट है आपका इस चीज़ पे कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यार आई थिंक ये गलत नहीं है। मैं बात करता हूँ कि जो भी क्रिएटर अपना कोर्स बना रहा है, वो अपनी जर्नी जो भी उसने 4 साल, 3 साल में सीखा है, अगर मैं किसी फाइनेंस क्रिएटर की बात करता हूँ, तो आई थिंक फाइनेंस क्रिएटर अगर कोई सीए है या कोई सीएमए है या कोई बिज़नेस में कोई ऐसा है जिसको फाइनेंस की बहुत अच्छी समझ है, कोई एमबीए फाइनेंस है और जिसने 4 साल कंटेंट फाइनेंस पे ही बनाया है, तो वो अपना 4 साल का एक्सपीरियंस आपको एक वीडियो के थ्रू या एक कोर्स के थ्रू अगर दे रहा है,
उसमें अगर वो मिस सेलिंग नहीं कर रहा है, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट के कोर्सेज बेच रहे हैं। राइट, मैं राइट। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ ऐसे लोगों के लिए सेबी बैठी है और सेबी ने काफ़ी लोगों पे डंडा किया है कि भाई आपका एक्चुअली में लॉस है और आप लोगों को बोल रहे हो कि मेरी स्ट्रैटेजी से आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइनली उन लोगों की जिन लोगों ने फाइनेंस में पर्सनल फाइनेंस, टैक्सेशन के ऊपर कोर्सेज बनाए हैं। वो लोग अगर आपको 5,000 रुपए में कोई कंटेंट दे रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ एक टैक्स का कोर्स लो जिसमें आपको समझा रहे हैं कि आपको जीएसटी कैसे फाइल करनी है, आपको आईटीआर कैसे फाइल करनी है। उससे अगर आप 5,000 रुपए अगर आप उस कोर्स में इन्वेस्ट करके आप 50,000 कमा रहे हो या 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो भाई फिर मेरे हिसाब से वो लोग कितने लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। यानी 5,000 रुपए से उस बंदे को उन्होंने कमाना सिखा दिया है। तो आई थिंक ये वाले क्रिएटर्स तो आई थिंक बहुत सही कर रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक करना चाहिए। रही बात कि हम कोर्स को बेचने के लिए 30 सेकंड की या 40 सेकंड की वीडियो बना देते हैं और उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि पूरा कोर्स तो ये है। आई थिंक यार ये मार्केटिंग का एक तरीका है। अगर हम पूरा कोर्स के बारे में पहले ही बता देंगे तो फिर जिन लोगों को ये पूरा समझ आ जाएगा कि ये ऐसा है, वैसा है, आई थिंक वो बाय करने में नहीं सोचेंगे। राइट। और फिनवन भी एक ट्राई कर रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का जहाँ पे कि इसी तरह के कोर्सेज और वो कंप्लीटली फ्री लोगों को दिए जाए, स्पेशली जेंजी को दिए जाए जिन्हें अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि हाथ में पैसे आ रहे हैं, हुँ, फ्रेशर कॉर्पोरेट्स हाथ में बहुत सारा सैलरी आ रहा है, लेकिन समझ नहीं कि यार ये सैलरी का करना क्या है, कितनी सेविंग में जानी चाहिए, कितनी मुझे स्पेंड करनी चाहिए अपने रेंट पे, हुँ, खाने पीने पे, घूमने पे, दोस्तों पे, हुँ। और इन्वेस्ट किस तरह से करना चाहिए, वो माइंडसेट क्या होती है। एंड आई इट्स थिंक नॉट अबाउट कि मतलब कि मैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया या इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा ग्रो हो जाएगा। वो माइंडसेट आना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। राइट नहीं आई थिंक अगर फिनवन ऐसा करने का सोच रहा है तो इट्स अमेजिंग क्योंकि हमें फाइनेंस नहीं सिखाया जाता है भाई स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता हमें जब पहली जॉब की पहली सैलरी मिलती है हमें नहीं पता होता क्या करना है इसका वही बात है। तो अगर न्यू एज जेंजीज के लिए अगर फिनवन ऐसा करना चाह रहा है इट्स ग्रेट क्या कि उनको समझ आए कि आपकी पहली सैलरी आई ना भाई आईफोन मत बाय कर पहले सोच कि इसमें से 30% में कैसे फ्यूचर के लिए या फिर मैं उसको कैसे सेव कर लूं मुझे कभी इमरजेंसी आएगी तो मेरे पास पैसा होना चाहिए लोग क्या करते हैं कि अगर मेरे को सैलरी आई है तो भाई पहले मैं एक्सपेंस करूंगा बाद में अगर पैसा बच गया तो मैं इन्वेस्ट करूंगा होना उल्टा चाहिए आप पहले उसको 20% सेव कर लो देन उसके बाद में एक्सपेंस कर लो तो ये चीजें अगर फिनवन कर रहा है तो इट्स ग्रेट यार मतलब आप फाइनेंशियल जो भी फाइनेंस क्रिएटर उनका काम ईजी कर रहे हो हम लोग भी तो वही कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं हम सिखाने का ट्राई करते हैं आप कैसा कर रहे हो आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव या इससे एक लास्ट सेगमेंट के तरफ हम लोग आते हैं जहाँ पे मुझे ये समझना है कि बहुत सारे फाइनेंशियल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग या तो बहुत जेनेरिक बात बोल रहे हैं कि ये चीज़ें हर कोई किसी एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि तुम्हारी ईएमआईज़ के बारे में तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए, इस तरह से तुम्हें 50-30-20 रूल करना चाहिए। हर कोई एक ही चीज़ बात कर रहा है। हम्म ऐसा क्या अलग है जो एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कर सकता है, जिससे कि उसकी एक अलग यूएसपी बन सके, या अलग वो क्या प्रोवाइड करे अभी? ब्रो मैंने एक बंदे की जर्नी देखी है विच इज अंकुर वारिको हुँ, मैं उसके कंटेंट में ना एक चीज रिलेट करता हूँ वो हमेशा कंटेंट को ना अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके बताता है हुँ, द यूएसपी इज दैट कि अगर आपने वो चीज समझी है ना आपने अपनी लाइफ में वो चीज फील करी है तो आई थिंक आपकी ऑडियंस को लगेगा यार ये तो बिल्कुल हमारे जैसी बात कर रहा है तो ऑडियंस हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहेगी मैंने वारिको सर की वीडियोस में ये देखा है कि जो उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना जब वो उसको बताते हैं ना ऐसा लगता है कि यार बात कर रहे हैं मेरे से यार कि आप भी ऐसा करो यार मैंने ऐसा फील किया था उससे क्या होता है अगर उन्होंने कभी कोई चीज उनके साथ गलत भी हुई होगी ना तो एक होता है ना कि ठोकर लगने के बाद अकल आती है भाई अगर दूसरे को ठोकर लग गई है ना अगर वो एक्सप्लेन कर रहा है तो भाई मेरी ठोकर से तेरे को अकल आ रही है तो सही है ना तू सीख उससे तो आप ना कुछ ऐसा इम्पैक्ट छोड़ो कि जिससे लगे कि यार ये तो अंकुर वारिको अच्छा जो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं या अच्छा ये तो ऐसी वो है यार जो फाइनेंस में इस तरह का कंटेंट बनाती है एक अपनी इमेज होनी चाहिए ना ये नहीं कि मैंने किसी की कंटेंट किया और मैंने उससे 1 मिलियन बना लिए भाई उससे तेरे साथ कम्युनिटी बिल्ड नहीं होगी तेरे को अपना नीश लेके आना पड़ेगा तेरे को अपनी स्टाइल लेके आनी पड़ेगी तेरे को अपना तरीका बताना पड़ेगा कि मैं कितना ऑथेंटिक हूँ मेरे कंटेंट में अगर मैं फाइनेंस समझा रहा हूँ अगर मैं उसमें कोई किसी बड़े न्यूज़ का या किसी बड़े बंदे का नाम लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा ये नहीं कि यार 50-30 ये रूल होता है भाई अपनी लाइफ में पहले उसको फॉलो करो रूल को अगर तुझे लगता है कि रूल से तुझे एक्चुअली में बेनिफिट हुआ है तो समझाना कि भाई मैंने गाड़ी ली थी मुझे इससे बेनिफिट हुआ इसलिए मैं कहता हूँ कि गाड़ी बाय करना बेटर है रेंट करना बेटर नहीं है लेकिन सिर्फ रूल समझाना वो आई थिंक लोगों को लगता है यार ये क्या है ये 4 लोगों ने पहले समझाया हो ना लेकिन अगर मैं उस गाड़ी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैंने जब ली थी मुझे इतना बेनिफिट हुआ इतना फायदा हुआ तो आई थिंक वो ज्यादा रिलेट करेगा तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके बताना है
आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस चीज़ को लोगों तक कन्वे करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी से फिर लोग आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और वो बोलेंगे कि यार हाँ, इस बंदे को फॉलो करो, इस बंदे के सारे कंटेंट अमेजिंग होते हैं। यस। राइट, आई थिंक बात करने को तो भी बहुत कुछ है मेरे पास, बट क्योंकि टाइम की कमी है, यू ऑल्सो हैव अ फ्लाइट टू कैच टुडे। या तो और बैंगलोर ट्रैफिक भी है। तो आज के लिए इसे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच अरे दीपक फॉर ऑल ग्रेट, द इनसाइट्स। अमेजिंग, मज़ा बहुत आया बहुत भाई, मजा मज़ा आया आया। आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.